नहीं 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 नहीं। चलिए बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लियर है सतीश, थैंक यू सतीश। एक्चुअली परमिशन यूट्यूब पे नहीं मिल पाया भाई आपके क्लास को लेने का, ठीक है। तो मैनेजमेंट ने बोला गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, है ना। गुड इवनिंग मनोज। यूट्यूब पे परमिशन नहीं मिल पाया क्लास को लेने का, है ना, तो फिर ऐप पे आना पड़ा। चलिए, सब कुछ क्लियर है तो बताइए एक बार। सब कुछ क्लियर है मनोज, सतीश, सब कुछ क्लियर है बताइए, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताइए। चलिए क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्या, तो निम्नलिखित में कौन सी एक बीमा रहित मात्रा है? कौन सी एक बीमा रहित मात्रा है ना। मतलब कौन सा इसमें से डायमेंशन लेस क्वांटिटी है? जल्दी से बताइए, कौन सा इसमें से एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है? सबसे पहला चीज कि भाई ऐप पर ज्यादा सही है, हाँ जी। चलिए, तो डायमेंशन लेस ऐसा क्वांटिटी जिसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर mm स्क्वायर। यदि इसका यूनिट है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? डायमेंशन होगा। यदि यूनिट है तो डायमेंशन होगा ही होगा। यदि आपको डायमेंशन निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। न्यूटन किसका मात्रक होता है जी? फोर्स का। और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? mlt-2, है ना। और मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब कि नीचे क्या हो जाएगा? l स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा m l-1t-2 हो जाएगा। तो स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ml-1t-2 हो जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार प्रेशर का भी सेम डायमेंशन फॉर्मूला होता है। शियर मॉडुलस का भी सेम होता है। लेकिन स्ट्रेन का कोई यूनिट ही नहीं होता है। स्ट्रेन का कोई यूनिट ही नहीं होता है। जब यूनिट ही नहीं होता है तो इसका मतलब है कि इसका कुछ भी डायमेंशन नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? बी है। इसका सही आंसर आपका यहाँ पे बी है। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। पढ़िए, ये बेहतरीन क्वेश्चन है ना। ये भाई आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। कोई इसमें से टेंशन किंतु परंतु नहीं है। क्या कि स्टील का यंग्स मॉडुलस अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है ना। स्टील का यंग्स मॉडुलस किसके आसपास होता है जी? बताइए जल्दी से। स्टील का यंग्स मॉडुलस कितना होता है? जल्दी से बताइए खान साहब, कितना होता है? 17 का सी, 17 का सी, 17 का सी। खान साहब 310 बोल रहे हैं भाई। स्टील का जो यंग्स मॉडुलस होता है वो होता है 210 गीगा पास्कल। इसी के आसपास रहता है। पहली बात तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी मेगा पास्कल में है, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी मेगा पास्कल में है तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। तो सही आंसर है इसका क्या? सी। सही आंसर है इसका क्या? सी, है ना। सही आंसर है इसका सी। 17 नंबर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि भार के कारण
एक अवयव के अनुप्रस्थ काट में आकस्मिक परिवर्तन में क्या हो सकता है। चलिए एक बात को आप लोग इस बात को गांठ बंद के रख ले कि एग्जाम में 10% तक क्वेश्चन बिना पढ़ा हुआ तक आ सकता है ना, बिना पढ़ा हुआ तक आ सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखें। जैसे कि उसी में से एक तरह का ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि ये बिल्कुल नया चीज है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे अभी तब, है ना, बिल्कुल चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए क्या बोल रहा है कि अब्रप्ट चेंज क्रॉस सेक्शन में, यदि किसी जगह पे किसी क्रॉस सेक्शन में किसी जगह पर यदि आप सडनली किसी एरिया को चेंज करते हैं तो वहां क्या होगा, है ना, वहां क्या होगा, इसका आंसर को समझते हैं जरा। मान लीजिए, थोड़ा इसको समझते हैं, आप समझ जाएंगे आसानी से। मान लीजिए एक सड़क है, ये सड़क है आपका, और इसी सड़क पर यहां पर एक गड्ढा है, यहां पर एक गड्ढा है, ठीक है। चलिए गड्ढा बाद में लेते हैं, गड्ढा बाद में लेते हैं, पहले सड़क को ही लेके चलते हैं भाई, पहले सड़क को ही लेके चलते हैं, ठीक है। ये रहा, कॉपी हो जाए भाई, हाँ, ये सड़क है, ये वही सड़क है, और यहां पर ये गड्ढा है, ये दोनों सेम सड़क है ना, दोनों सेम सड़क है। सब समझ ले सतीश, बेहतरीन टॉपिक है, समझिए जरा इसको, है ना। ये दोनों सेम सड़क है, थोड़ा समय के बाद इस सड़क में यहां पे क्या हो गया, गड्ढा हो गया, थोड़ा समय के बाद इस सड़क पर यहां गड्ढा हो गया, ठीक है, ये सेम सड़क है। अब देखेंगे जरा, समझेंगे यहां पे, मान लीजिए कि इस जगह जब इस सड़क पे गड्ढा नहीं था, यहां पे यदि किसी गाड़ी को जाना होता तो आसानी से इस तरह से चला जाता है। कोई इस लेन में तो यहां जाता, इस लेन में है तो यहां जाता, इस लेन में है तो यहां जाता, है ना, मतलब सभी अपना अपना आसानी से जा सकता है ना, क्या हो सकता है, आसानी से जा सकता है। ये जो लाइनिंग मटेरियल में जब हम लोड लगाते हैं तो मटेरियल में लोड भी, जो आपका स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस जो क्या होता है, स्ट्रेस इंटरनल फोर्स है, वो क्या होता है, डेवलप होता है। तो इंटरनल फोर्स जो स्ट्रेस जो डेवलप होता है वो भी एक आसानी से फ्लो करता है ना, तो वो भी इसी तरह से फ्लो करता है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो लाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो लाइन, क्या बोलते हैं इसको, फ्लो लाइन। आसानी से ये फ्लो करता है, स्ट्रेस भी आसानी से फ्लो करता है, ठीक है। लेकिन ऐसा हो जाए कि अब इसी सड़क पर या मटेरियल में गड्ढा हो जाए तो देखिए क्या होगा। तो जो गाड़ी पहले यहां से जाने वाला था वो तो आसानी से निकल जाएगा, जो यहां से जाने वाला था आसानी से निकल जाएगा, यहां से जाने वाला आसानी से निकल जाएगा। लेकिन जो गड्ढे के नजदीक होगा, देखिए वहां पे फ्लो लाइन देखिए डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना, गड्ढे के आसपास वाला फ्लो लाइन देखिए डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना, देखिए गड्ढे के आसपास वाला फ्लो लाइन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, बाकी दूर वाला तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, है ना। इसका मतलब है कि इस जगह और इस जगह, जरा देखिए इस दोनों जगह क्या हो रहा है, तो इस दोनों जगह पे आपको क्या हो रहा है कि ज्यादा फ्लो लाइन हो रहा है, ज्यादा फ्लो लाइन आ रहा है ना। तो यहां पे मेरा जो है स्ट्रेस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या, स्ट्रेस कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेस कंसंट्रेशन। इसका मतलब है कि पहले आपका सड़क ऐसा था या पहले मटेरियल आपका ऐसा था, पहले आपका मटेरियल ऐसा था, अब मटेरियल में यदि कहीं पे सडन चेंज आया है, कुछ क्रॉस सेक्शन में कुछ चेंजिंग आया है, कुछ क्षेत्रफल में कुछ चेंजिंग आया है, तो देखिए क्या हो गया, स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो गया। क्या हो गया, स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यदि आप किसी मटेरियल में सडन चेंजिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाएगा। आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो यहां पर कह रहा है कि भार के कारण एक अवयव के अनुप्रस्थ काट में आकस्मिक परिवर्तन से क्या हो सकता है। तो क्या हो सकता है जी यहां पर, तो यहां पर आपको स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो सकता है। क्लियर है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो सकता है। आया समझ में ये बात, स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो सकता है ना। अच्छा सतीश एक चीज बताइए, सभी लोग एक चीज बताइए, एक ऐसे जनरल, मतलब कोई आपके एग्जाम से कोई लेना देना इसका नहीं है, ठीक है, बस एक जनरल सा चीज हम आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं, आप लोग देखते हैं कौन सा सही आंसर देते हैं।
थोड़ा सा समय दीजिएगा, डायग्राम बनाते हैं। एक जनरल सा चीज आपसे लिए हम पूछ रहे हैं। अच्छा रुकिए, नया पेज ही बना देते हैं। एक जनरल सा चीज आपसे पूछ रहे हैं। देखेंगे, थोड़ा सा लगता है सर्दी वगैरह हो गया है, ध्यान दीजिएगा। एक मटेरियल है, सेम मटेरियल है, जिसमें हमने यहां पे क्या किया, छेद किया हुआ है ना। और यदि इस मटेरियल पर पी फोर्स इस दिशा में लगाएं और उसी मटेरियल पर पी फोर्स यदि हम इस दिशा में लगाएं, तो कौन सा मटेरियल आसानी से क्रैक कर जाएगा, कौन सा मटेरियल आसानी से क्रैक कर जाएगा या फेल हो जाएगा? पहला केस में फेल हो जाएगा या दूसरे केस में फेल हो जाएगा, बताइए जरा। ऐसे ही मतलब कोई लेना देना नहीं है, इस पे हम कोई टिप्पणी भी नहीं करेंगे, ठीक है। बस ऐसी जनरल क्वेश्चन हमसे आपसे पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, कि एक मटेरियल में पहला केस में हम लोग इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और फिर उसी मटेरियल पर हम इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा मटेरियल आसानी से फेल हो जाएगा? हमने पूछा कि पहला मटेरियल आसानी से फेल होगा, ठीक है, पहला मटेरियल होगा या फेल जो है वो दूसरा मटेरियल होगा, कौन सा होगा? सभी लोग कमेंट कीजिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए सतीश, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है, अभी थोड़ा सा आप लोग लॉजिक लगाइए और लोग बाकी लोगों का कमेंट देखना चाहते हैं क्या है, ठीक है। बाकी लोगों का कमेंट भी हम देखना चाह रहे हैं क्या है। सतीश का आ रहा है, खान साहब का आ रहा है 2, सतीश का आ रहा है 1। देखेंगे सतीश, क्या सभी लोग देखेंगे? ये एक मेरा मटेरियल है ना। मैं इसी मटेरियल में इसी तरह का एक होल को बना रहा हूं, देखिएगा। इस मटेरियल में एक तो यहाँ पे इस ऐप पे भी आप प्रॉब्लम आ रहा है ना, मनोज 1 बोल रहे हैं, देखिएगा। मैं वही होल को यहाँ पे भी बना रहा हूं, देखिएगा, क्लियर है? मैंने यही होल को बनाया है, सेम चीज है। ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं वही होल हमने यहाँ पे बनाया है ना। अब इसी मटेरियल को एक बार हम इधर से फोर्स लगा के फाड़ने की कोशिश कर रहे, देखिए हमने इधर की तरफ फोर्स लगाया, ये अभी फेल नहीं हुआ, और यही मटेरियल को यदि हम इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो देखिए ये फेल हो गया, है ना। ये क्या हो गया? फेल हो गया। आया समझ में? तो सेकेंड केस में मटेरियल आसानी से फेल करेगा। आया समझ में? जल्दी से बोलिए, अच्छा लगा प्रैक्टिकल? ये सेकेंड केस में भाई आसानी से ये मटेरियल फेल कर जाएगा, है ना। पेपर में 2 होगा नहीं भाई सतीश। ये इसमें जब आप लोग थोड़ा सा मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह को देखेंगे तो वहां पे आपको मटेरियल के केस में भी ऐसा ही होगा, पेपर में नहीं सतीश, ऐसा ही होता है, ठीक है। हम लोग इसको डिटेलिंग पे नहीं जाएंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The ratio of Young's modulus to the modulus of rigidity for a material having Poisson's ratio 0.25 है ना। हमको कह रहा है कि यंग मॉडुलस वो किसी पदार्थ के दृढ़ता मापांक का अनुपात क्या होगा यदि पॉइजन्स रेशियो 0.25 है, यदि 0.25 है। जल्दी से बताइए क्या होगा। हमसे पूछ रहा है यंग्स मॉडुलस बटे क्या, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का क्या मान होगा यदि पॉइजन्स रेशियो 0.25 है, 0.25 है। मेटल पे लोड लगाना ज्यादा पड़ेगा सतीश, ठीक है, मेटल पर लोड ज्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो सेकंड केस में ही फटेगा, है ना। चलिए हाँ बताइए जरा क्या आंसर होगा इसका, ध्यान दीजिएगा। तो यंग्स मॉडुलस और हमको जी का अनुपात बताना है, ध्यान दीजिएगा। हमें पता है फॉर्मूला E बराबर होता है 2G 1 + μ, ये पता है मुझे, है ना। G को नीचे ले आइए
तो E बाय जी इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू होगा। अब म्यू का मान दिया हुआ है 0.25, तो हो जाएगा 1 प्लस 0.25, तो हो गया 1 प्लस 0.25 सवा हो गया, और सवा गुना 2 ढाई हो गया, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। तो सही आंसर है यहाँ पर क्या, सी। सही आंसर है भाई इसका सी, है ना। सही आंसर है इसका सी। कोई दिक्कत इसमें, जल्दी से बोलिए, कोई दिक्कत इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 सतीश सी बोलते हैं। अपना क्या आंसर आया था भाई, सी ही आया था सतीश, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है कि यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस में रिलेशन बताना है ना। यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस में रिलेशन बताना है। तो हमने 3 फार्मूला पढ़ा था। पहला E बराबर 2G, E बराबर 2G 1 प्लस म्यू। दूसरा पढ़ा था E बराबर 3K 1 माइनस 2 म्यू। और एक और पढ़ा था हमने E बराबर 9kg बाय 3K प्लस G, ये पढ़ा था, है ना। तो ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा है, E बराबर 9kg बाय 3K प्लस G, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को, सतीश कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है। क्या एक सपाट धातु 40 मिलीमीटर चौड़ा और 10 मिलीमीटर मोटा है और 2 मिलीमीटर लंबा भी है। चलिए ठीक है। 40 किलो न्यूटन के अक्षीय संपीड़ित भार के अधीन है, मतलब कंप्रेसिव फोर्स 40 किलो न्यूटन का लग रहा है। यदि लंबाई में संकुचन 1 मिलीमीटर है, मतलब डिफॉर्मेशन जो है 1 मिलीमीटर का है, और चौड़ाई में वृद्धि 0.006 मिलीमीटर का है ना, तो पाइजेस अनुपात का मूल्य क्या है, बताइए जल्दी से। पाइजेस अनुपात का मूल्य क्या है बताइए। इंग्लिश में पढ़ ले। अ मेटल फ्लैट 40 mm wide and 10 mm thick section and 2 mm length is under axial compressive load of 40 kilonewton. If concentration in length is 1 mm and increase in width is 0.006 mm, what is the value of Poisson's ratio? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। आसान क्वेश्चन है, सबसे बताइए, दिमाग लगाइए क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होगा। पहले डायग्राम बनाने का कोशिश करते हैं। हाथ सही बना देते हैं भाई, क्या है क्यों उतना लंबा करना। चलिए हाथ सही बना लेते हैं, डायरेक्ट सिंपल सा। चलिए कुछ इस तरह का है। एक मेटल का फ्लैट है जो कि 40 mm चौड़ा है, जो कि 40 mm चौड़ा है। इसकी चौड़ाई आपको 40 mm दिया हुआ है, कोई बात नहीं, 40 mm चौड़ाई दिया हुआ है। आगे इसका थिकनेस 10 mm है। इसकी जो मोटाई है, ये जो मोटाई है ये आपको 10 mm दिया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी लंबाई जो है, ये जो लंबाई है ये 2000 mm है। 2 मीटर है तो mm में कन्वर्ट कर दिए, है ना, क्योंकि सारा लंबाई आपको यहाँ पे mm में था, इसीलिए हमने इसको mm में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो चौड़ाई इसका 40 mm है, थिकनेस इसका 10 mm है और 2000 mm इसका लंबाई है। जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा बुक है, यही मेटल है, तो ये जो चौड़ाई आप देख रहे हैं ये 40 mm है, ये जो थिकनेस है ये थिकनेस आपको 10 mm है, और ये जो लंबाई है ये 2000 mm है ना। अब इसके ऊपर हमने कंप्रेसिव फोर्स लगाया।
इसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाए, तो जब कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, लेंथ इसका डिक्रीज होगा, लेंथ इसका डिक्रीज होगा, और थिकनेस जो है इसका, ये जो चौड़ाई है इसका, ये जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई इसका क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, चौड़ाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मानते हैं इस बात को? चलिए बिल्कुल मानना भी पड़ेगा आपको, इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा 21 का बी, सतीश का आंसर आ रहा है 21 का बी। पता नहीं सतीश शायद सही है आपका आंसर, ठीक है देख लेते हैं। तो जब हम इसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं तो देखिएगा, तो लंबाई में देखिएगा कमी कितना आ रहा है, 1 मिलीमीटर। जो लंबाई में कमी है, चेंज इन लेंथ की बात करें, है ना, चेंज इन लेंथ की बात करें तो कितना है, 1 mm है। चेंज इन लेंथ की बात करें तो वो 1 mm है। यदि हम लेंथ में चेंज यदि 1 mm है, तो यदि हम यहां पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाल लें, है ना, लेंथ के डायरेक्शन में यदि स्ट्रेन निकाल लें, उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं, है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन EL यदि हम लिख रहे हैं इसको, चलिए या लॉन्गिट्यूडनल ही लिख दीजिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालें तो ये होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितना है, 1 mm, और लंबाई कितना है जी, 2000 mm। तो वो ये हो गया आपको 2000 mm, है ना। तो ये हो गया 1/2000। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चौड़ाई में वृद्धि। ये जो हम उसको फोर्स लगा रहे थे कंप्रेसिव फोर्स, तो जो उसका मोटाई था, मोटाई, चौड़ाई मतलब यहां पे मोटाई की बात कर रहे हैं, तो मोटाई क्या होगा, वो बढ़ेगा, मोटाई क्या होगा, बढ़ेगा। तो उसकी वृद्धि कितना दिया हुआ है, 0.006। और लंबाई के दिशा में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, और चौड़ाई के दिशा में जो क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स स्ट्रेन बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेन, ट्रांसवर्स या लेटरल बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, यदि चेंज इन डायमीटर तो मत लिखिए, डायरेक्ट लेटरल स्ट्रेन ही लिखिए। तो लेटरल स्ट्रेन की यदि हम बात करें तो लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, कितना चेंज हुआ है जी, चौड़ाई में कितना चेंज हुआ है, डेल्टा एल, है सॉरी 0.006, कितना चेंज हुआ है, 0.006। और चौड़ाई था कितना, आप ही बताइए चौड़ाई था कितना जी, जल्दी से बोलिए, चौड़ाई कितना था, 40 है कि 10 है जी, कितना था चौड़ाई, बस क्वेश्चन को देखने दीजिए, देख लीजिए एक बार, 40 mm चौड़ा है, ठीक है। चलिए यहां पे चौड़ाई थिकनेस 10 mm की बात नहीं कर रहा है, यहां पे चौड़ाई 40 mm है, चौड़ाई को लेकर चलिए, चौड़ाई को लेकर चलिए 40 mm, ठीक है, चौड़ाई को लेकर चलिए 40 mm। तो यहां पे चौड़ाई कितना है, 40 mm है, तो 40 mm भी लेके चलिए आप, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 40 mm। तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, हाँ ठीक है सतीश, 40 ही, इसलिए 40 हमने लिया, है ना। तो थिकनेस की बात नहीं कर रहा था, चौड़ाई में बोल रहा था, ठीक है, इसीलिए चौड़ाई ही हम लोग ले लिए। तो लेटरल स्ट्रेन बाय ओरिजिनल, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, है ना। तो चौड़ाई में कितना चेंजिंग आ रहा है, 0.006, 0.006, और ओरिजिनल कितना चौड़ाई था, 40, ठीक। तो ये हो गया आपको लेटरल स्ट्रेन। अब हमसे क्या पूछा है, पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला होता है माइनस ई लेटरल बाय ई लॉन्गिट्यूडनल, यही होता है, ठीक है। माइनस को आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल में से एक कोई ना कोई माइनस में होगा, और वो माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, ठीक है। तो इस माइनस को आप हटा ही दीजिए सॉल्व करते समय, है ना। तो लेटरल स्ट्रेन कितना है जी, 0.006/40, और लॉन्गिट्यूडनल था आपको 1/2000, है ना। इसको सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है इसका, इसको सॉल्व कीजिए। सतीश का आंसर कितना आ रहा है, सॉल्व कीजिए, चलिए सॉल्व कर ही लेते हैं, कितना आ रहा है देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपको 0.006/40 गुना 2000 ऊपर आ जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इधर से हो जाएगा 4 पंचे 20, 50, और 6 पंचे इधर हो जाएगा आपको 30, और एक जीरो 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 1 2 3, तो 0.3 हो गया। तो पॉइजन्स रेशियो आपको 0.3 हो जाएगा, ठीक है सतीश, सही है। तो पॉइजन्स रेशियो आपको 0.3 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है 0.3, है ना, सही आंसर है इसका 0.3, ये आपका सही आंसर है इसका, 0.3 इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉल, 0.3 आपका यहाँ पे सही आंसर है। चलिए 21 हो गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। पढ़िए क्वेश्चन, बताइए क्या है। द इम्पैक्ट टेस्ट इज डन टू टेस्ट ऑफ इम्पैक्ट
इंपैक्ट टेस्ट क्यों करते हैं जी, क्या चेक करने के लिए, ठीक है। आप डेफिनेशन से आप पकड़ सकते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर को आप डेफिनेशन से पकड़ सकते हैं। बताइए इसका क्या आंसर होगा। कल हमने टफनेस के बारे में पढ़ा था कि टफनेस जो है वो इंपैक्ट लोड को रजिस्ट करता है। इसका मतलब है कि यदि हमको इंपैक्ट टेस्ट करना होगा तो इंपैक्ट टेस्ट क्यों करेंगे, टफनेस को मेजर करने के लिए। इंपैक्ट टेस्ट क्यों करेंगे, टफनेस को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्या, बी नंबर, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। 23 नंबर पढ़िए इसका आंसर। हाँ ठीक है खान साहब। द पॉइजंस रेशियो फॉर स्टील, पॉइजंस रेशियो फॉर स्टील, देखिएगा ये क्वेश्चन जो भी है ना, इस क्वेश्चन का सही आंसर कुछ भी हो सकता है भाई, बाकी आप लोग देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ये तो रेंज ही दे दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरा मेटल्स होता है, मेटल्स का पॉइजंस रेशियो कहां से कहां तक होता है, तो 1/4 से 1/3 तक होता है, या 0.23 से 0. क्या होता है 33 तक होता है, ठीक है। तो ये आपका रेंज होता है मेटल का, तो स्टील भी उसी कैटेगरी में आएगा, है ना। तो लगभग सारा देखिए आंसर उसी जगह है, आसपास है ना, लगभग सारा आंसर उसी जगह है, लेकिन डी तो नहीं होगा क्योंकि 0.42 है, ये नहीं होगा। सी भी नहीं होगा, 0.35 है यहाँ पे, ये भी नहीं होगा। ए या बी में से होगा, ए या बी में से होगा, बताइए कौन सा होगा, ए या बी में से होगा। अब बताइए कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें से, ए या बी में से होगा, ठीक है। वो भी ज्यादा अंतर भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा आप याद ही रख लीजिएगा, ऐसा ऐसे आपके एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसका सही आंसर है 0.25 से, सही है सतीश, ठीक है, सही है ना, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर है 0.25 से 0.33, 0.25 से 0.33, 23 का बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि यदि एक पदार्थ का गुण एक बिंदु पर भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न हो तो पदार्थ का व्यवहार कहलाता है। ये क्वेश्चन हमने कराया था क्लास में, ये क्वेश्चन हुआ था, है ना। जल्दी से आप इसका आंसर बताइए कि इफ द मटेरियल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन एट अ पॉइंट द मटेरियल बिहेवियर इज कॉल्ड। क्या होगा भाई, बताइए जल्दी से, क्या इसका आंसर होगा, 24 का क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। हमने क्लास में कराया है ये क्वेश्चन। चलिए एक एक करके सबको एक एक करके ही देख लेते हैं, सारे ऑप्शन को रिवीजन भी हो जाएगा। होमोजेनियस मटेरियल क्या था कि यदि एक ही दिशा में आपको, यदि होमोजेनियस मटेरियल क्या था एक बार बता देते हैं फिर से, यदि एक ही दिशा में, यदि आपको एक ही दिशा में प्रॉपर्टी सेम हो, है ना, एक ही दिशा में प्रॉपर्टीज यदि सेम हो तो वो आपका होमोजेनियस कहलाता है ना। एक ही दिशा में आपको प्रॉपर्टी सेम हो, चाहे वो कहीं भी चेक कीजिए, जैसे कि मान लेते हैं कि ये आपका मेरा कोई मटेरियल है और चाहे आप यहाँ पे चेक कीजिए, चाहे आप यहाँ पे चेक कीजिए, लेकिन दिशा आपको सेम होना चाहिए, है ना। यदि एक ही दिशा में प्रॉपर्टी सेम है तो इसको हम लोग होमोजीनियस बोलते हैं, है ना, होमोजीनियस मटेरियल बोलते हैं। दूसरा क्या है, आइसोट्रोपिक। यदि आपको किसी मटेरियल पर किसी पॉइंट पर सभी दिशा में आपका प्रॉपर्टी सेम हो, जैसे यहाँ ई है तो यहाँ भी ई हो, यहाँ भी ई हो, यहाँ भी ई हो, यहाँ भी ई हो, तो इसको हम लोग आइसोट्रोपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक बोलते हैं, है ना। उसके बाद हेट्रोजीनियस हम लोग स्वयं में बात करते नहीं हैं, स्वयं में हेट्रोजीनियस की बात नहीं करते हैं। बाकी हेट्रोजीनियस जान लीजिए कि जब एक से अधिक मटेरियल का होता है तो उसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं। एनाइसोट्रोपिक क्या था कि यदि एक ही पॉइंट पर आपको अलग अलग दिशा में अलग अलग प्रॉपर्टी हो, जैसे यहाँ E1 है, यहाँ E2 है, यहाँ आपको E3 है ना, तो एक ही पॉइंट पर आपको हर दिशा में क्या है, अलग अलग प्रॉपर्टी है, तो उसको हम लोग एन आइसोट्रोपिक मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एन आइसोट्रोपिक मटेरियल बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, एन आइसोट्रोपिक मटेरियल। सही आंसर हो जाएगा इसका एन आइसोट्रोपिक मटेरियल, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा एन आइसोट्रोपिक मटेरियल। कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलिए 24 नंबर हो गया, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व कीजिए इसको और बताइए इसका क्या आंसर होगा।
25 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा। क्या कह रहा है कि यदि G/E का अनुपात 0.4 है तो पॉइजन अनुपात क्या होगा, है ना। G/E का मान आपको दिया हुआ है प्रश्न में, क्या आपको प्रश्न में G/E का मान दिया हुआ है कितना, 0.4, है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि पॉइजन रेशियो का क्या मान होगा। सिंपल सा प्रश्न है, आप इसका आंसर दीजिए और बताइए क्या आंसर होगा। सॉल्व कीजिए भाई सभी लोग और बताइए इसका क्या आंसर होगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो हमको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है कि E बराबर 2G1 प्लस म्यू। हमने ये फॉर्मूला कई बार पढ़ा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में G/E दिया हुआ है तो G/E को ही निकाल लेते हैं, या E/G निकाल लीजिए, कोई बात नहीं है। E/G बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 1 प्लस म्यू। अब क्वेश्चन में हमको G/E दिया हुआ है तो यदि आप इसको पलट देंगे, E/G निकाल लेंगे, तो यहां निकाल देते हैं। यदि E/G निकाल लेंगे तो E/G क्या हो जाएगा, 1/0.4, है ना, 1/0.4 हो जाएगा। तो E/G क्या हो जाएगा, 1/0.4 बराबर 2 × 1 प्लस म्यू हो जाएगा, है ना। किसी का आंसर अभी तक नहीं आया है, सॉल्व नहीं कर पाए, इसका मतलब है कि आपने सॉल्व नहीं किया है। सही चीज दिया है ना, G/E ही दिया हुआ है, ठीक है, G/E ही दिया हुआ है। चलिए, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और 4 से भाग देंगे 10 में तो ये 2.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा। इधर 2 एकम 2 और 2 गुना म्यू, 2 म्यू हो जाएगा, 2 इस पर आएगा तो 0.5 हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा 0.5 बराबर 2 गुना म्यू। इस तरह म्यू बराबर हो जाएगा 0.5/2, है ना, 0.5/2। तो 2 से भाग देंगे 5 में तो 2.5 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 2.5, या दशमलव को नीचे ही ले आओ, है ना। तो क्या हो जाएगा जी, 2 से भाग देंगे 5 में तो ये हो जाएगा 2.5 और नीचे हो जाएगा आपको 10। तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो 0.25 हो जाएगा। तो ऑप्शन मिला लीजिए, 0.25 है क्या कहीं पे, ऑप्शन नंबर में मिलाइए, क्या 0.25 है क्या कहीं पे, ठीक है। कहीं पे नहीं दिया हुआ क्योंकि ये 0.2 है, ये 0.3 है, यहाँ 0.33 है, ये दिया हुआ 0.253, तो इसको आप ले सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे 0.25 आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर है 0.25, जबकि यहाँ 0.253 है, फिर भी आप इसी को आंसर लेके चलेंगे, ठीक है, इसी को आप आंसर लेके चलेंगे। क्लियर है सबको। 25 नंबर में कोई प्रॉब्लम किसी को, चलिए 25 तक ठीक है। आज के सेशन को बस इतना ही करेंगे, चलिए काफ़ी है आज के लिए, तो थैंक्स। आज के सेशन को भाई इतना ही काफ़ी है ना भाई। 1 घंटे का क्लास अपना यूट्यूब पे चला था, 1 घंटे का क्लास अपना यूट्यूब पे भी चला था, बाकी अभी चला है ना। 25 तक हमने क्वेश्चन किया, चलिए बाकी अगले दिन करेंगे हम लोग। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कुछ सजेशन, कुछ कमेंट, कुछ भी है तो आप लोग बताइए, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताइए, कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को। 25 तक हो गया है अपना, जल्दी से बताइए कोई प्रॉब्लम, तब तक हम डिलीट कर लेते हैं। यार रहने दीजिए, इसको क्या करना है, राइट, नहीं कुछ नहीं करेंगे। चलिए, कोई दिक्कत है क्या किसी को। चलिए भाई, मिलते हैं कल या नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।